क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक, अब रासायनिक मूल अवधारणाओं में हमने पढ़ा मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र निकालना। अब आज का हमारा अगला टॉपिक है जो अणुसूत्र या आणविक सूत्र निकालना हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी विशेषताएं क्या है, क्या जरूरत होती है आणविक सूत्र की गणना करने की, क्यों उसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले उसकी विशेषताओं में बात करेंगे। आणविक सूत्र की विशेषताएं, आणविक सूत्र की विशेषताएं। ठीक, जो आणविक सूत्र की विशेषताएं हैं उनमें पहला पॉइंट आता है कि अगर हमें आणविक सूत्र की विशेषता है जिसे आणविक सूत्र निकालते क्यों हैं, निकालने का सबसे पहला कारण यह है कि हमको पता चल जाता है कितने उसमें परमाणु उपस्थित हैं, हमें एग्जैक्ट उसका द्रव्यमान पता चल जाता है। जो तत्व सम्मिलित हुए हैं उनका अनुपात क्या है यह पता चल जाता है। जैसे बात कर लेते हैं, जल है। अब अगर इसका आणविक सूत्र हमें ज्ञात है तो हम इसमें पता कर लेंगे कि इसका क्या अनुपात में ये संयोग कर रहे हैं। जैसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, क्योंकि एक द्रव्यमान होता है और 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 हो गया। और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका होता है 16। तो यहां पे हम देखते क्या है, ये जो संयोग कर रहा है 1:8 में संयोग। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। अगर हमें आणविक सूत्र पता है तो उसमें हम जो तत्व सम्मिलित हुए हैं उनका हम संगठन जो है वो बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है किसी यौगिक में उसके कितने अणु हैं, इसकी भी गणना हम कर सकते हैं। जैसे यौगिक है उसमें अणुओं की संख्या अगर व्यक्त करनी, मान लो जैसे लिखा है CaCl2, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड का कितने अणु हैं, 1 अणु है। अगर लिखा है 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु हैं, ये हम गणना करके बता सकते हैं। दूसरा है कि यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान ज्ञात होने पर अणुसूत्र की सहायता से यौगिक का भार ज्ञात कर सके। अब अगर हमें इसका आणविक सूत्र पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, इसका जो अणुभार है उसकी गणना हम कर सकते हैं। ये है आणविक सूत्र ज्ञात करने पर इनकी कुछ विशेषताएं। अब विशेषताओं के बाद आता है अगला पॉइंट, आणविक सूत्र की जो है सीमाएं या कमियां। तो आणविक सूत्र की जो सीमाएं हैं उनको देखते हैं क्या है। आणविक सूत्र की सीमाएं। ठीक, आणविक सूत्र की सीमाओं की बात करें तो सीमा का मतलब होता है ये कहां तक अप्लीकेबल है। तो आणविक सूत्र जो होता है, आणविक सूत्र की सहायता से हम उसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, अलग अलग परमाणु के द्रव्यमान से पूरे यौगिक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। पर इसमें कुछ चीजें हैं जिनको हम नहीं स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे ये यौगिक दिया है, मान लो जैसे ये लिखा है CaCO3। अब इसका आणविक सूत्र तो हमें पता चल गया, क्या हम बता सकते हैं किस अवस्था में है? नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें ये कहीं भी दर्शाया नहीं गया है कि ये किस अवस्था में है। तो भौतिक अवस्था का ज्ञान हम आणविक सूत्र से नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आता है, आणविक सूत्र से यह भी नहीं पता चलता है इसमें दबाव कितना है, ताप कितना है, इस चीज का भी अध्ययन नहीं होता। तो ये इसकी सीमा हो गई। तीसरा पॉइंट आता है, पहले हमने बताया कि आणविक सूत्र से हम ये नहीं बता सकते कि इसकी अवस्था कैसी है। पहला पॉइंट, अवस्था नहीं बता सकते। दूसरा पॉइंट, ताप और दाब की भी गणना नहीं कर सकते हैं कि कितना ताप है और कितना दाब है, नहीं बता सकते। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम किसी यौगिक को लिख दें और उसकी हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसकी संरचना कैसी होगी, है ना। आणविक सूत्र से हम ये भी नहीं, अब जैसे ये लिखा हुआ है CH2O है,
देखने में क्या है, ये फार्मिक एसिड लग रहा है, ये फॉर्मेल्डिहाइड लग रहा है, पर इसका जो क्या है, इसकी संरचना है, हम इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बात समझी भाई? तो इस तरह से ये जो आणविक सूत्र है, इसकी ये 3 सीमाएं हैं, क्योंकि इस किसी के समावयवी भी होते हैं। जैसे लिखा है, सपोज मान लेते हैं कोई यौगिक, जैसे लिखा हुआ CH3 C2H6O, ये। अब क्या हम इसको एग्जैक्ट बता सकते हैं कौन सी चीज लिखी है? क्योंकि इसकी संरचना हमें नहीं पता है। अगर इसकी संरचना की बात कहें तो ये 2 टाइप से हो जाएगा। इसको से लिखा जाए तो ये कीटोन भी बन जाएगा, CH3CO CH3 बन सकता है। नहीं, CH3 C2H6 है, C2H6, तो ये ईथर भी बन सकता है। ठीक, और इसको अगर ऐसे लिखा जाए तो ये एल्कोहल भी बन सकता है। तो मतलब क्या है कि अगर C2H6O लिखा है तो ये सूत्र तो हमें पता चल गया, आणविक सूत्र ये है, पर क्या बता सकते हैं एग्जैक्ट कि क्या लिखा है? तो इसलिए ये भी आणविक सूत्र की एक सीमा है, एक कमी है, कि उससे हम इसके समावयवी को या समावयवों को नहीं, जो इसके समावयवी हैं उनको नहीं दर्शा सकते। ठीक, तो ये इसका है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट हमारा है रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता क्या है? देखो, जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अपक्रियाओं को सूत्रों के माध्यम से या उसके फार्मूले के माध्यम से व्यक्त करने की क्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब रासायनिक समीकरण में होता क्या है, अपक्रिया जो होती है उसमें बाईं तरफ लिखा जाता है अभिकारक, और अब इधर लिखा जाता है उत्पाद। ठीक, और यहां पे लिखे होते हैं कि जो कारक हैं, जो क्रिया कराने के कारक हैं, जैसे उत्प्रेरक, ताप और दाब इत्यादि कंडीशन जो होती है वो एरो के पास लिखी जाती है। इन सबको अभिकर्मक भी कह सकते हो। ठीक, तो अभिकारक को लिखते हैं क्रिया के बाईं ओर और उत्पाद को लिखते हैं दाईं ओर। हमने कहा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी रासायनिक अपक्रिया को अभिकारक पदार्थों तथा उत्पाद के पदार्थों को एक सूत्र के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जैसे अभिकारक के पदार्थ जो उनको प्रयोग किया जाता है, जैसे लिखा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों की क्रिया जब कराई गई ताप और दाब पे, तो बनता क्या है? अमोनिया। ये एक रासायनिक समीकरण है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण में होता क्या है? अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण का कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे व्यक्त किया जाता है। तो अगर रासायनिक समीकरण को लिखते समय कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे अगर कोई चीज पानी में घुली है, ठीक, जैसे कोई पानी में घुली है तो उसके नीचे लिखा होता है AQ। ठीक, अगर कोई वस्तु ठोस है या कोई पदार्थ ठोस है तो उसके नीचे लिखा होता है S। अगर कोई द्रव है तो लिखा होता है L, और कोई गैस है तो लिखा होता है G। ये सब काम हम संतुलित करते समय करते हैं। दूसरा है ताप को प्रदर्शित करने के लिए क्या लिखते हैं, कहीं ताप लिखना है तो उसके लिए हम डेल्टा बना देते हैं। ठीक,
ये कुछ रासायनिक क्रिया को या रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने के तरीके हैं। इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं ये अभी बताते हैं, ये अगली क्लास में बताते हैं रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हैं। गुड बाय क्लास।